Welcome student, this is our lecture number first for unit 4th class 12th EMI electromagnetic induction. Lecture first, unit 4th class 12th EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख सकते हैं हम पूरा नाम भी इसका, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। यूनिट थर्ड हम पढ़ के आ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड वाली यूनिट हमने अभी अभी जस्ट कंप्लीट की है। उसके अंदर हमने क्या सीखा कि जब भी हमारे पास कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा, यदि हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है या उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमने जस्ट इसका अपोजिट अभी पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि दोनों की डिस्कवरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों की बहुत पहले हो चुकी थी, काफ़ी टाइम पहले हमारे पास दोनों की डिस्कवरी हो चुकी थी। लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये बहुत कम टाइम पहले हमें पता चला। यदि हम काउंटिंग के हिसाब से बात करें तो लगभग 2000 साल पहले तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नाम की दो अलग अलग चीज़ें होती, ये बात हमें पता थी लगभग। लेकिन करीबन 200 साल पहले, अंदाजे से बता रहा हूँ मैं कि लगभग 200 साल पहले हमें इस बात का पता चला कि दोनों चीज़ें रिलेट करती है। एक साइंटिस्ट था हमारे पास, माइकल फैराडे, जो शायद आई थिंक 1830 या 31 के आसपास, उन्होंने इस चीज़ को रिलेट करवाया था। क्या रिलेट करवाया था कि भाई जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक करंट है, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। उसने क्या करके बताया कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाएं तो हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। शुरू में उसके पास कोई भी मैथमेटिकल रिजल्ट नहीं था, कुछ भी थ्योरी नहीं थी, उसने केवल ऐसे ही जाके किसी के सामने बताया कि यदि भाई हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड और करंट की, तो हम ये तो जानते करंट को मूव करके मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन उसने क्या बताया कि यदि हम करंट को एक जगह या फिर मैग्नेटिक फील्ड को यदि मूव करवाते हैं तो हम वहां से करंट बना सकते हैं। पहले उसकी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया, फिर धीरे धीरे उसने इसके बारे में रिजल्ट भी बताए कि भाई मैथमेटिकल यदि हम ये चीज़ लेके चलें, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, कि मैथमेटिकल यदि हम ये चीज़ लेके चले तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब मूव कर रही है उस टाइम पे करंट प्रोड्यूस होता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड जल्दी जल्दी मूव करेगी तो हमारे पास करंट भी ज़्यादा बनेगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड स्लोली मूव करती है तो हमारे पास क्या होता है, करंट की वैल्यू भी धीरे बनेगी। ठीक है, इसी के ऊपर ही जब आजकल हम जो पढ़ते हैं, आपने 10th क्लास में टॉपिक था हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो है हमारे पास EMI की एक डेफिनेशन है। भाई 10th क्लास का जो चैप्टर हमारे पास, एक चैप्टर नंबर 13 10th क्लास में साइंस की बुक का, फिजिक्स का नहीं, साइंस की बुक का NCERT के हिसाब से चैप्टर नंबर जो 13 है उसके अंदर एक डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। EMI की एक छोटी सी डेफिनेशन है उसके अंदर। वो डेफिनेशन इसीलिए बताई गई है क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर है वहाँ पे, और जब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ही तो मूव करवाती है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे, पहले यूनिट की बात कर ले, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हमारे पास, यूनिट का भी नाम हो, पहला टॉपिक ये डेफिनेशन ही है, शुरू में तो हम यही करने वाले हैं। क्या कहेंगे भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो मतलब आपको समझते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो मतलब इंडक्शन, दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले। एक तो आपने पढ़ा होगा प्रोड्यूस और एक इंड्यूस। इंड्यूस हम यहाँ पे पढ़ने वाले। प्रोड्यूस और इंड्यूस में क्या फर्क होता है, एक किसी चीज को हम खुद क्रिएट करते हैं और एक किसी के इफेक्ट के कारण आए। यदि हमारे पास कोई भी चीज है उसको हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन, या खुद जनरेट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन होता है। और यदि हम उसको, वो चीज किसी इफेक्ट के कारण बन रही है
किसी दूसरे के इफेक्ट के कारण यदि वो चीज़ बन रही है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। देखो अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की यदि हम यहां पे बात करें भाई, द फिनोमिना ऑफ producing EMF और current by changing अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो आपने प्रोड्यूसिंग लिख दिया है, मन में आई होगी बात कि आप इंड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करके लिख रहे हो द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग। भाई यहाँ पे जो प्रोड्यूसिंग है केवल वो आपको बताने के लिए, इसका जब हम डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे तो उस टाइम पे हम ये बात बताएंगे भी क्या कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम इंड्यूस करंट बोलेंगे, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो इंड्यूस ईएमएफ होगा। ईएमएफ आप सेकंड यूनिट में आता है भाई, यहाँ का टॉपिक नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमने पढ़ा होगा सेकंड यूनिट में जो हमारे पास आता है, द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस तरीके से एक डेफिनेशन थी और जो हम पहले कर चुके। द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग और प्रोड्यूसिंग ईएमएफ और करंट बाई, लिख दे, बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The current produced is called induced current and the EMF produced is called induced EMF। ये था भाई हमारा यूनिट का इंट्रोडक्शन। क्या कि जब भी एक कोई भी फिनोमिना होता है जिसके अंदर करंट या हम क्या देखते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, किसके कारण? भाई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को जब हम चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ चुके हो, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेट, या फिर द स्पेस अराउंड ए इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कॉइल, उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलती है। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स हमने नहीं पढ़ा अब तक, थर्ड यूनिट में मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई भी जिक्र नहीं आया था। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ने वाले, ये लाइन आपको मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले भी कि द करंट प्रोड्यूस, उसको हम क्या बोल लेंगे? इंड्यूस करंट, और ईएमएफ को क्या बोल लेंगे? इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस क्यों बोलते हैं भाई? मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है उसके इफेक्ट के कारण आता है हमारे पास। जब भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं उसके इफेक्ट के कारण हमारे पास करंट हमारे पास बन रहा है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ। देखो अभी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की हम बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की भाई यदि हम यहां पे बात करें तो क्या होता है?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा है, फर्स्ट यूनिट में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली हमने, उसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि फर्स्ट के साथ हमारी थर्ड और फोर्थ यूनिट दोनों रिलेट करती हैं। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था वही चीज़ें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास उसमें हमने कर ली, सॉरी थर्ड यूनिट में हमने कर ली। बची हुई कुछ चीज़ें हम सेकेंड यूनिट में फोर्थ यूनिट में करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके अंदर हमने पढ़ा क्या कि जब हमारे पास भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पे एक चीज आएगी, फॉर्मूला वही सेम है, यदि हम बात करें तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए क्या है हमारे पास भाई, एरिया वेक्टर। अब आप कहोगे सर एरिया वेक्टर, हालांकि ये भी फर्स्ट यूनिट में आ चुका है प्रदीप के हिसाब से। यदि कोई प्रदीप को फॉलो कर रहा है तो उसमें शायद जो हमारे पास थर्ड चैप्टर है उसका टॉपिक नंबर 12 या 13 होगा, आप देख सकते हो वहाँ पे दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन। फिर भी मैं दोबारा आपको एक बार कोई भी एक हिंट से बता देता हूँ। क्या कि सपोज करो भाई ये एक एरिया गिवन है, हमें कोई भी एक एरिया गिवन है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर निकालना है। तो भाई इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो इसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है, ये यदि एरिया ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ये बुक रखी हुई है, ये एरिया हमें गिवन है, तो इसका एरिया वेक्टर हम यदि फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से आएगा, ये होगा इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यदि हम बात करें किसकी भाई, यदि ये एरिया ऐसे गिवन है हमारे पास इस तरीके से, ये एरिया है, तो यहाँ पे इसका इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की। और यदि हमारे पास इस तरीके से भी नहीं, ये ऐसे दिया हुआ है, थोड़ा तिरछा करके दिया हुआ है, उस टाइम पे क्या होगी भाई, जहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर आएगा, इसके परपेंडिकुलर ये तिरछा जाता है तो ये ऐसे ही लिया जाएगा, वो क्या होता है हमारे पास, एरिया वेक्टर। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स लिख लेते चलो एक बार। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू। अब भाई कई जगह पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ होता है, यूनिट एरिया, और कई जगह क्या होता है, या फिर इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखे भाई, इसको थोड़ा चेंज करके लिखने की कोशिश करते, इसमें थोड़ी टर्म ऐड कर लो, मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज डिफाइंड एज इस तरीके से लिख लो इसको कि भाई कोई भी एक यूनिट, हमें बात ही नहीं करनी कि यूनिट एरिया है कितना है, हमने सीधा कह दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। इज कॉल्ड, यही इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर एन गिवन एरिया। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी एक एरिया गिवन है, उसमें कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। यदि हम बात करें भाई इस तरीके से, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये पास हो रही है इसमें से।
और ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन होगी भाई, एरिया वेक्टर, इसको एन यूनिट वेक्टर से हमने मान लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय फाई, कई बार फाई बी भी लिख देते भाई, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, where B is मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन भी लिख सकते हैं हम इसको। ए क्या है हमारे पास, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बोला है हमने भाई, लेकिन रियल में क्या एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, आंसर होगा नहीं, एरिया हमारे पास कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसका। लेकिन हम कई जगह यूज कर लेते हैं, एरिया को एक वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। यदि इन एक्चुअल हम बात करें, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे भाई कौन सी प्रोडक्ट यूज कर रखी है हमने, यहाँ पे हमने यूज कर रखी डॉट प्रोडक्ट। और आपको पता है क्या कि यदि डॉट प्रोडक्ट हटती है तो कौन सा एंगल यूज करते हैं हम, फाई। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया भाई, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। क्या मान लिया भाई, क्योंकि जैसे ही डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो कौन सा एंगल यूज करते हैं भाई, हम कोस यूज करते हैं, वो हमने लिख दिया इसके अंदर। थीटा कौन सा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में हमारे पास जो एंगल आएगा वो होगा, ये लिख भी सकते हैं हम, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये आ गया भाई। यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो भाई एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है हमारे पास, या तो होगी वेबर, या इसको हम टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये दोनों इसकी एसआई यूनिट है। एक इसकी भाई सीजीएस यूनिट भी हम पढ़ते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, मैक्सवेल। और 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 8 मैक्सवेल। यहाँ पे मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं, कभी कोई ये सोचे कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट प्लेयर है उस मैक्सवेल की बात कर रहे हैं। मैक्सवेल का भी टॉपिक आपके सिलेबस में आने वाला है। जैसे हम 5th यूनिट में जाएंगे वहाँ पे हम मैक्सवेल के बारे में पढ़ने वाले। इट आल्सो वन ऑफ द ग्रेट फिजिसिस्ट, इन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए थे जो हम आगे पढ़ने वाले। तो ये तो होगी भाई इसके एसआई यूनिट की बात। कई बार पेपर में छोटे क्वेश्चन के अंदर इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जाता है। डायमेंशन फॉर्मूला यदि हम इसकी बात करें तो भाई फाई इज इक्वल टू और ए का तो हमें पता है, इसकी वैल्यू यदि हम निकालें तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी था हमारे पास, और b इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यदि यहाँ से हम निकालें, इसको अलग लिख सकते हैं एक साइड। b की वैल्यू क्या आएगी, f अपॉन क्यू वी। तो यहाँ पे लिखेंगे b की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई हम, f क्यू ए और v, ये लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ भाई अभी,
कि फाई, अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt -2, एरिया L स्क्वायर। चार्ज है दो फॉर्म में लेके चल सकते, एक तो चार्ज को चार्ज की फॉर्म में कूलम्ब इसका लिख सकते हैं हम, या दूसरा हम लिखे तो करंट की फॉर्म में भी लेके जा सकते। तो पहले हम चार्ज की फॉर्म में निकाल लेते हैं, और वेलोसिटी का LT -1, ठीक है। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो m L2 T -1 और C -1, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया भाई हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का। किसकी फॉर्म में आया है, चार्ज की फॉर्म में आया है, m1 L2 T -1 और C -1, ठीक है। लेकिन यदि अब हम बात करें सेम, यदि वैल्यू हम निकालें किसकी फॉर्म में, करंट की फॉर्म में निकालें यदि वैल्यू, तो करंट की फॉर्म में करेंगे तो भाई चार्ज का चेंज होगा, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे। अभी इसको हटा देते हैं ज़्यादा, चलो एक बार मैं बता देता हूँ, फिर हम बाद में करते हैं इसको डायमेंशन फॉर्मूले को। कि मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा भाई, हमारे पास कोई भी एक एरिया दे रखा था, उसमें कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक। कोई भी एक एरिया गिवन है, उसमें कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या फॉर्मूला होता है, बी डॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ रखा है, जस्ट सिमिलर क्या हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम और बनवा के समझा देता हूँ। पहले चलो इसके बाद डायमेंशन फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। इन फॉर्म ऑफ चार्ज यदि हम बात करें भाई, इन फॉर्म ऑफ चार्ज की फॉर्म में मैंने आपको बताया है क्या होगा वैल्यू यदि हम निकालें, तो क्या आएगी भाई, अभी निकाली थी हमने, ml 2 T -1 C -1 इन फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है। यदि हम करंट की फॉर्म में निकालें, इन फॉर्म ऑफ करंट, करंट की फॉर्म में यदि हम बात करें तो क्या होगा भाई, फोर्स का क्या होता है, वही सेम होगा इनका, तो mlt -2 एरिया L स्क्वायर, चार्ज का क्या हो जाएगा 80 और इनटू में LT -1, ये आ गया हमारे पास। इसको यदि सोल्व करके लिखेंगे तो m L2 T -2 A -1, ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है किसकी फॉर्म में भाई, करंट की फॉर्म में, ठीक है। ये चार्ज की फॉर्म में था, ये करंट की फॉर्म में आ गया। चलो ये तो होगी डायमेंशन फॉर्मूले की बात। अब मैं बात कर रहा था किसकी, इसके स्पेशल केस और कर लेते। चलो एक बार थ्योरेटिकल हम करवा दे। स्पेशल केस यदि हम बात करें भाई, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा है हमारे पास, ये वैल्यू है फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। क्यों भाई, क्योंकि कोस 0 पे वैल्यू क्या होती है 1, और वो वैल्यू क्या है कोस के लिए मैक्सिमम। और जब थीटा की वैल्यू कितनी हो हमारे पास 90 डिग्री,
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स है जो हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम क्यों होगा, कोस 90 वैल्यू कितनी होगी 0, और जो वैल्यू क्या है हमारे पास मिनिमम। ठीक है, ये था हमारे पास। अब इसमें अंदर हमने भाई क्या पढ़ा है कि एक तो शुरू में कोई भी एक एरिया दे दिया गया हमें, ठीक है, और आपसे क्या कहा गया कि जो एरिया गिवन है हमारे पास, इसमें कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है आपको वो बताना है। ठीक, आपने बता दिया भाई इसमें से इतनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, हमने क्या कह दिया, तो ये इस एरिया का क्या है हमारे पास भाई मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि हमने यूनिट की बात की तो हमने आपको 2 यूनिट भी बता दी उसकी। सीजीएस यूनिट क्या होगी उसकी, मैक्सवेल एसआई यूनिट, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर हम यूज करते हैं यूनिट। और जो यूनिट हमने बता दी डायमेंशन फॉर्मूले दोनों फॉर्म में निकाल ली, चार्ज की फॉर्म में और करंट की फॉर्म में। ठीक है, ये इसके 2 स्पेशल केस भी हमने बता दी। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं, कई बार हम ये भी बोल देते द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कोई भी लाइट का सोर्स हमने मान लिया, यहाँ पे इसका एरिया है वो 1, एक सेकंड एक सेटअप लगा लेते हैं हम थोड़ा। इस तरीके से ठीक है, ये है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे कुछ एक आपको 2 हम एरिया मान लेते हैं। ये हमारे पास एरिया फर्स्ट आ गया भाई, और ये एरिया क्या है हमारे पास, एरिया सेकंड। ये कोई भी एक सोर्स है हमारे पास। अब इसका एरिया हम यूनिट 1 मान रहे हैं, 1 स्क्वायर यूनिट है इसका, और इसका कितना हमने मान लिया, इसका 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब भाई इसका यदि 4 है हमारे पास, और इसमें टोटल हमने कितनी मान ली, 8 हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। यदि हम एरिया 1 की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है, 16। एरिया कितना हमारे पास 8 है भाई, 8 है, और एरिया कितना है 1। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे, कितना हो गया हमारे पास 8 आ गया, 8 यूनिट आ गई भाई। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है 8, और एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 8 होगी या नहीं होगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है 4 और 4 8, और ये कितना है 1। क्लियर। अब यदि हम बात करें एरिया 2 की, यदि हम बात करें कितने यूनिट है एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है 8, एरिया कितना है 4, तो कितना आ गया भाई 2। कितनी आ गई वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यू होगी यहाँ पे। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, कि एरिया कितने यूनिट दे रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है। भाई यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो ना, इसमें से एरिया यूनिट एरिया है, इसमें से 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही, 4 ये और 4 ये। ठीक है, यहाँ पे एरिया हमारे पास कितना था 4 यूनिट, तो भाई ज्यादा एरिया में से पास होंगी वो 1 2 3 4, ऊपर से 1 2 3 4, नीचे से कितने आ गए हमारे पास 2। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड टॉपिक। अब यदि हम बात करें कि भाई जो हमने
एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर होता क्या है, तो वो किसने बताया था? हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे और एक हेनरी। इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे जो रिजल्ट आए वो हमारे सामने है। बेसिकली हम 3 एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। दो साइंटिस्ट थे हमारे पास। मैंने आपको बताया कि लगभग 1830-31 के आसपास की बात है कि जब इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किए थे और हमें रिजल्ट बताया था। ठीक है, रिजल्ट इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किए वो मैं आपको बताता हूं। पहला जो एक्सपेरिमेंट था, यदि हम बात करें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, तो उसमें इन्होंने क्या किया कि एक कॉइल मान लिया। ठीक है, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने इस तरीके से। अब एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक बार मैग्नेट हमने लिया, उसका एक नॉर्थ पोल हम इसकी साइड लेके गए। इस तरीके से। ठीक है, तो हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली कुछ रिजल्ट आए हमारे पास। मैं उनको लिख लेता हूं साथ साथ कि फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या आया भाई, या क्या था। हमने एक करंट कैरिंग कॉइल, एक कॉइल C is connected to a galvanometer, G. Then we brought a north pole of bar magnet near the coil and we found the following results. फर्स्ट, अब भाई मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमने किया क्या और फिर रिजल्ट हमारे पास क्या है। हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट लेने के बाद उसका नॉर्थ पोल था वो हम नजदीक लेके गए भाई, एक इस कॉइल के। ठीक है, उसने क्या देखा कि जब हम इसको नजदीक लेके जा रहे, पहले तो हम बिल्कुल धीरे से नजदीक लेके गए, मतलब स्पीड बहुत कम थी। तो हमने क्या देखा, या जो फैराडे थे उसने क्या देखा कि भाई हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। जो गैल्वेनोमीटर था ये कब डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब करंट की वैल्यू आती है कुछ हमारे पास। अब नॉर्थ पोल को हम इसके पास लेके गए, इन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया, हमने डिफ्लेक्शन नोट कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, हम थोड़ा स्पीड से लेके गए तो और ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला। ये मैं वो रिजल्ट बता रहा हूँ भाई जो वहाँ से रिजल्ट आया था हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किए थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि जब नॉर्थ पोल को लेके गए हम इसके नज़दीक तो डिफ्लेक्शन शो हुआ। जब हम वापस लेके आए तो यदि हम शुरू में लेके गए, हम मान लेते हैं, सपोज करो ये है बिल्कुल जीरो पे, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर है, उसकी नीडल बिल्कुल जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। जैसे ही हम लेके जा रहे हैं नॉर्थ पोल को, इसके पास लेके गए तो हम क्या देखते हैं, हमारा यदि मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया उस डायरेक्शन में।
ठीक है। अब हम इसको जब वापस लेके आ रहे हैं तो हमने क्या देखा कि जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर का वो अपोजिट डायरेक्शन में था, जो पहले था उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि नॉर्थ पोल को हम इसके पास लेके गए तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब हमने क्या किया भाई, हम इसको वापस लेके आए तो हमने क्या देखा, डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, नॉर्थ पोल को चेंज किया साउथ में इस तरीके से। पहले नॉर्थ पोल पास लेके जा रहे थे, फिर हम कौन सा लेके जा रहे हैं, साउथ पोल। ठीक है, उसके पास लेके गए। जब नॉर्थ पोल में यदि पहले इस डायरेक्शन में हुआ था ना डिफ्लेक्शन, तो जब हम साउथ पोल को लेके जाएंगे तो जो पहला डिफ्लेक्शन होगा हमारा वो इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ पोल के अपोजिट डायरेक्शन में। नॉर्थ पोल के कौन से अपोजिट में भाई, दोनों को शुरू में यदि हम बात करें, नॉर्थ पोल को शुरू में आगे की साइड लेके गए थे तो साउथ पोल को भी शुरू में आगे की साइड लेके जा रहे हैं। नॉर्थ पोल को जब शुरू में उस साइड लेके गए तो डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ था, तो साउथ पोल को लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और जब हम साउथ पोल को वापस लेके आएंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये था फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। यदि हम इसको लिखें, when we put the north pole, when we move the north pole of bar magnet near the coil, then we found that galvanometer shows डिफ्लेक्शन। सेकंड हमने क्या देखा भाई, when we move north pole of bar magnet near या away from the coil, then the galvanometer shows the deflection in opposite direction। दो पॉइंट हमने लिख लिए क्या भाई, कि जब नॉर्थ पोल को पास लेके जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, जब हम इसको दूर लेके आएंगे। ठीक है, when the north pole of bar magnet become stationary near the coil, then galvanometer
shows no deflection, then गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। ठीक है। फोर्थ हमने क्या ऑब्जर्व किया भाई वहां से, व्हेन वी टेक साउथ पोल near the coil, then all the deflection which are opposite, which are observed, sorry, which are observed in north pole become opposite। ये चीजें भाई वो थी जो हमने वहां से ऑब्जर्व की थी, ये कोई किसी ने बताई नहीं। जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमने क्या किया भाई, एक कॉइल ली, एक बार मैग्नेट को उसके पास लेके गए। बार मैग्नेट का हमने शुरू में नॉर्थ पोल लिया, नॉर्थ पोल लिया, जब उसको हम पास लेके जा रहे तो हमने देखा हमारा गैल्वेनोमीटर किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब हमने क्या किया, उसको ले जाके वहीं पे रोक दिया, एक बार वहीं पे रोक दिया तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, इसके नॉर्थ पोल को हम वापस ले आए, नॉर्थ पोल को वापस ले आए तो जो डिफ्लेक्शन पहले बार हुआ था उसका अपोजिट होगा जब हम वापस लेके आ रहे हैं। ठीक है। अब हमने क्या किया, साउथ पोल को लेके गए, साउथ पोल को लेके जा रहे तो जो नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन हुआ था उससे अपोजिट हमें साउथ पोल के केस में देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें हैं कब हुई, जब हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन ये लोग यहाँ पे नहीं रुकने वाले थे, ये तो इन्होंने मान लिया कि ठीक है भाई, बाहर मैग्नेट, हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ही अप्लाई की है एक तरीके से, उस केस में हमें ये रिजल्ट देखने को मिला। फिर इन्होंने क्या किया, बोलो कुछ चीजें चेंजमेंट करते हैं, कुछ चीजें को हम बदल के देखते हैं, क्या वहां पे भी हमारे पास यही चीज देखने को मिलती है, कुछ अलग होता है। तो सेकंड क्या था, इनके एक्सप्लेनेशन है भाई, ऐसा हुआ क्यों वो हम बाद में बताएंगे। अब जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है भाई हमारे पास, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक बार मैग्नेट है, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन यदि उसके अलावा हम बात करें, उसके अलावा हम किसकी बात करें, एक हमारे पास कोई भी मूविंग या फिर करंट कैरिंग कॉइल है, कोई ऐसा कॉइल है जिसके अंदर से करंट है, उसको यदि हम एक मैग्नेट की तरह भी मान सकते, क्योंकि जहां पे करंट होगा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती। तो ये हमारे पास सेकंड एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट 2। सेकंड एक्सपेरिमेंट जब हमने किया तो उसके अंदर क्या चीजें ऑब्जर्व की भाई हमने, now consider, you now take two coil C and C1 where C1 is a coil कैरिंग करंट। अब क्या किया भाई, हमने दो कॉइल मान ली। ठीक है, पहला
सी C1। ठीक है, दो कॉइल माने। पहले वाले केस में क्या था भाई, हमने एक कॉइल मान रखा, दूसरे वाले में क्या हमने दो माने। इसमें करंट है, करंट को हम इस तरीके से आपको दिखा सकते हैं, आप समझ जाओगे कि इसमें जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया उस टाइम पे हमारे पास क्या रिजल्ट आए भाई। व्हेन वी टेक current carrying coil C1 near the coil C, then we found galvanometer shows डिफ्लेक्शन। सेकंड हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन द करंट कैरिंग coil C1 is placed near the coil C, then galvanometer shows no deflection। मूव लिखो भाई यहाँ पे। थर्ड हमने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन वी मूव द कॉइल C1 अवे फ्रॉम द coil C, then the galvanometer shows deflection in opposite direction। तो हमने क्या फील किया भाई वहाँ पे कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो जो डिफ्लेक्शन शो करेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने देखने को मिली। एक बार देखो इनमें हमने क्या किया है, एक करंट कैरिंग कॉइल था और आपको पता है ये किसकी तरह, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हम इसको पास लेके गए, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, हम इसको वापस लेके आए, गैल्वेनोमीटर ने अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया। लेकिन जब हमने इसको इसके पास ले जाके रख दिया उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, जिस तरह बार मैग्नेट में हमने एक पोल की बात की थी, नॉर्थ पोल को उसके पास लेके गए फिर वापस ले आए साउथ पोल, इस तरीके से हमने किया था। सेम इसमें एक बार उसके पास लेके जा रहे फिर हम वापस ले आए और फिर हमने क्या किया, इसके अंदर इसको वहीं पे ले जाके रख दिया तो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास है तीसरा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट 3 हमने क्या किया था, अब हम बात करें भाई थर्ड एक्सपेरिमेंट की। थर्ड में क्या है, सेम है यही C1, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजमेंट हमने किया है। चेंजमेंट क्या किया है,
की लगा दी टैपिंग की। पहली वाले केस में तो हमने जो ये था इसको आगे पीछे मूव किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो हमने एक बार मान लिया उसको हम एक ही जगह पे रखेंगे। जो कॉइल C1 है जो करंट कैरी कर रहा है वो अपनी जगह पे रहेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है वो यदि हम बात करें, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या था भाई हमारे पास, टेक 2 coil C and C1 have a tapping key K such that when we press the key the current start to flow। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखने को मिला भाई कि वैन द की इज ओपन। ओपन की का मतलब समझते हो ना भाई, ये अब ओपन है, इस तरीके से यदि ओपन है तो कोई भी करंट पास नहीं करेगा। की जब क्लोज होगी तभी उसके अंदर से करंट पास होता है। व्हेन द की इज ओपन द गैल्वेनोमीटर shows deflection shows no deflection by second when the key is closed galvanometer shows deflection for some time इसी में ही लिख लो चलो, एंड आफ्टर सम टाइम गैल्वेनोमीटर shows नो डिफ्लेक्शन। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट हमने भाई किए थे। जो रिजल्ट हमारे पास आए थे वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि तीनों एक्सपेरिमेंट का यूज करके हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट सामने आए। और इन तीनों जब एक्सपेरिमेंट की यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तीनों एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, कौन कौन सी चीजें आपने ऑब्जर्व की। तो यदि हम बात करें तीनों एक्सपेरिमेंट की, मैं एक बार तीनों का डायग्राम दोबारा बना देता हूं यहाँ पे। एक है आपके पास जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है उसका डायग्राम बना हुआ है। और यदि हम बात करें भाई C1 हमने मान लिया, नीचे ही बना देते हैं। ये तीनों एक्सपेरिमेंट थे हमारे पास, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने ऑब्जर्व किए। अब हम बात करते हैं भाई तीनों में फ़र्क क्या है या तीनों में क्या सिमिलरिटी है, और यहाँ पे यदि हम लेके जा रहे हैं तो करंट कैसे बन रहा है इसके एक्सप्लेन करते हैं एक तरीके से। तो हम यदि बात करें पहले शुरू वाले से, जो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, भाई हमने EMI पढ़ा अभी,
क्या है EMI में, क्या पढ़ा हमने कि whenever the magnetic field or flux change and EMF is induced, पढ़ा ही हमने। ठीक, हम ये मान के चलते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, एक तरीके से जीरो मान ली। अब जैसे ही मैं इसको लेके जा रहा हूं तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या नहीं होगी? भाई बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमारे पास पहले मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन चेंज भी तो हो रही है। भाई आपको जीरो बैलेंस था, आपका कोई बैंक अकाउंट है और उसमें आपका अकाउंट बैलेंस जीरो, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको 100 रुपए दिए, तो क्या आपका अकाउंट बैलेंस चेंज नहीं होगा? आपका अकाउंट बैलेंस चेंज हुआ जीरो से, सो इंक्रीज भी हुआ है और चेंज भी हुआ है, इंक्रीज भी हुआ है और चेंज भी हो गया। तो उस टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू इंक्रीज भी हुई है और चेंज भी हुई है। मेन हमारे पास चेंज होने से मतलब है, इंक्रीज बेशक हो चाहे मत हो लेकिन चेंज होनी चाहिए। चेंज हुई है तो जैसे ही चेंज हो गया हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। करंट हमें कैसे पता चला? करंट भाई गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। गैल्वेनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन शो कब करेगा? जब हमारे पास करंट बनेगा, उसके अंदर कोई करंट पास होगा तभी तो वो वैल्यू शो करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब हम नॉर्थ पोल को उसके पास लेके गए उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और जो EMI वाली प्रोसेस थी हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था कि मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज करेंगे तो करंट बनेगा, वो हमें वहां से पता लग गई। ठीक है, अब भाई जब हम इसको वापस लेके आ रहे, या फिर हम एक बात हमने वहीं पे ले जाके रख दिया, नॉर्थ पोल है उसको वहीं पे ले जाके स्टेशनरी कर दिया, रोक दिया। अब मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए मैंने आपको दिए, आज आपको 100 रुपए दे दिए, आज तो आपके अकाउंट बैलेंस चेंज हो गया, लेकिन यदि मैं कल बात करूं तो वही 100 है पहले वाले, कोई भी चेंजमेंट हुआ नहीं हुआ। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, एक बार चेंज हुई करंट बन गया, अब तो वही चल रही, वही 100 रुपए ही चल रही है आपके पास, कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, आपके बैंक बैलेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा, वही है जो पहले थे। इसका मतलब क्या होगा कि आपके में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया है, और अब यहाँ पे यदि मैग्नेटिक फील्ड और चेंज नहीं हो रही है तो कोई भी करंट और नहीं बनेगा। इस रीजन से जब हम उसको वहां पे ले जाके रोक देते हैं उस सिचुएशन में कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब हम बात करें इसको वापस लेके आने की। अब मैंने क्या किया भाई, आपके अकाउंट में से 50 रुपए निकाल लिए, अकाउंट में से 50 रुपए मैंने आपके निकाले, ठीक है, आपका अकाउंट क्या हो गया, बैलेंस कम हुआ, लेकिन क्या आपका बैलेंस चेंज हुआ है या नहीं हुआ? कम होना चेंज होने में ही आता होगा, हाँ, इसका जवाब होगा हाँ, कि अकाउंट बैलेंस यदि कम हुआ है तो वो भी चेंज होने में ही काउंट होता है। ठीक है, दोबारा से हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसको वापस लेके आ रहे हैं उस टाइम पे भी दोबारा से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड की यदि वैल्यू चेंज हो रही है तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास करंट है वो दोबारा बढ़ता है। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास उसकी जो वैल्यू थी वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो करंट भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में ही तो बनेगा, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में बनता है इसलिए गैल्वेनोमीटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, ये था हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करें भाई सेकंड एक्सपेरिमेंट पे आए। सेकंड और फर्स्ट में कोई खास फर्क है नहीं भाई, दोनों में ही हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें उसमें उसको मूव करवाया था, किसको, करंट का, वो सॉरी बार मैग्नेट को मूव करवाया था। इसमें हमें कॉइल जो करंट कैरी कर रहा है, यदि हमारे पास कोई एक ऐसा कॉइल है जो करंट कैरी करता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब हम इसको पास लेके आए हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जो पहले थी उससे ज्यादा होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। अब इसको हमने वहीं पे ले जाके रख दिया तो हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है, या तो भाई इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए। आपके पास या तो मैं आपको पैसे दे रहा हूं या वहां से पैसे निकाल रहा हूं, यदि बराबर हो गया, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, इक्वल, उस सिचुएशन में करंट नहीं बनेगा।
उस सिचुएशन में हम इसको पास लेके गए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज हुई, करंट बढ़ा, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो कर दिया, वहीं पे ले जाके रख दिए। जो हमारे पास एक बार चेंज हुआ, भाई मैंने आपके 10 रुपए डाल लिया आपके अकाउंट में, एक बार चेंज हो गया 10 रुपए का। अब यदि मैं 2 दिन तक कोई भी बैलेंस नहीं डाल रहा हूं तो क्या कोई भी अकाउंट में चेंजमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। उस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी चेंजमेंट नहीं है, तो जैसे था वैसे ही रहेगा। अब क्या हुआ कि मैं इसको वापस लेके मैंने यहाँ से 10 रुपए वापस निकाल लिया, आपका बैलेंस दोबारा जीरो। लेकिन जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें चेंजमेंट नहीं आया, चेंजमेंट तो आया, 10 से वापस जीरो पे आए हो आप, तो हमारा दोबारा चेंज हुआ है। ठीक है, इस सिचुएशन से हमें क्या पता चला है कि भाई वही कि ले जाके रख दिया, कोई भी चेंजमेंट, एक बार तो चेंज होगा, दोबारा कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, वापस लेके आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक, क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की। थर्ड एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक कॉइल था, ये तो हमारे पास तीनों में ही लेके जा रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं करनी, ये वाला ये ले जाके हमने पहले रख दिया। ठीक है, ले जाने के रखने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि भाई जैसे ही हमने, आप यदि मैं पहले वाले एग्जांपल से बात करूं तो आपके पास मैं बैग लेके, पैसों का बैग लेके आपके पास गया हूं। पहले यदि मैं खाली जाके वहां पे रुका हूं, यदि की ऑफ है, करंट कोई भी पास नहीं हो रहा, करंट पास नहीं हो रहा, या फिर छोड़ो इसको रहने दो अभी, मैं पैसों का बैग लेके आपके पास गया, आपको पैसे दिखाए, आपको पैसे दिए नहीं अभी तक। ठीक है, मतलब आप वैसे के वैसे ही हो, जैसे मैंने आपको दे दिए, जितने मेरे पास थे मैंने सारे पैसे आपको दे दिए। अब मैं वहां पे जाके बैठ गया, तो क्या आपका बैलेंस एक बार तो चेंज हो गया, जो आपके पास चीज थी वो एक बार तो चेंज होगी, लेकिन क्या वो पूरी साल चेंज होती रहेगी? नहीं, पूरी साल तो चेंज नहीं होगी। एक बार जो आपको मिलना था वो मिल चुका, उसके बाद कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है उसके अंदर। ठीक है भाई, हमने एक बार इसको ले जाके रख दिया, करंट पास नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। जैसे हम की को ऑन करेंगे करंट पास होगा, करंट पास होगा। अब यहां से जो करंट पास हो रहा है भाई, वो एक बार ही तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर सकता है। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो एक बार ही तो चेंज करेगी भाई। एक बार जैसे ही ऑन होगा, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी बननी थी वो पूरी बन जाएगी, एक बार पूरी बन के हम इफेक्ट डाल देंगे दूसरे के ऊपर। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या होगा, दोबारा से धीरे धीरे अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, क्योंकि जो चेंजमेंट होना था वो हो चुका है, बार बार तो रेगुलर तो नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड जितनी बननी थी वो बन गई एक बार, उसने अपना इफेक्ट डाल दिया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बार बार इफेक्ट डाल दिए, नहीं, एक बार ही इफेक्ट होगा। बाद में यदि सपोज करो यहाँ पे 5 टेस्ला आई हमारे पास, तो वो यहाँ वो ही तो रहेगी, 5 टेस्ला ही तो रहेगी, कोई चेंजमेंट तो नहीं आएगा उसके अंदर, कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है उसके अंदर। तो इससे हमें क्या देखने को मिला। अब ओवरऑल रिजल्ट की बात करते हैं। ओवरऑल रिजल्ट वही जो EMI की हमने डेफिनेशन में बताया है कि भाई व्हेनेवर कि हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, करंट प्रोड्यूस होगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास तीनों एक्सपेरिमेंट किए गए थे फैराडे और हेनरी के द्वारा, जिससे हमें ये सारी बातें सीखने को मिली कि भाई जब भी कोई भी एक करंट कैरिंग कॉइल ले लिया, या फिर हमारे पास कोई भी एक कॉइल है, उसके पास यदि मैग्नेटिक फील्ड को लेके जा रहे, करंट कैरिंग दूसरे कॉइल को लेके जा रहे, ये सारी बातें जब भी हम कर रहे, उस सिचुएशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई, हर एक सिचुएशन में क्या होगा कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, हर एक सिचुएशन में चेंज होगी। हमारे पास हर एक सिचुएशन में क्या बन के आएगा, करंट बनेगा। ठीक है, और जो यहाँ से करंट बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। क्या बोलेंगे उसको, इंड्यूस करंट। तो ये था आपका आज का पहला लेक्चर, यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक तो यूनिट को डिफाइन किया है, EMI क्या होती है, सेकंड हमने बात की है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और फोर्थ हमने बात की है एक्सपेरिमेंट, फैराडे और हेनरी एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने बात की है। अब ये वाली यूनिट मैंने आपको बताया, जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने आज इसमें पढ़ा है वो किससे रिलेट करता है भाई, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता है। और जो
एक्सपेरिमेंट थे, ये हमने थर्ड यूनिट का अपोजिट किया। यहाँ पे थर्ड यूनिट में हमने क्या पढ़ा था सारा, थर्ड यूनिट में हमने यही तो पढ़ा था कि जब भी करंट की वैल्यू चेंज होगी या फिर करंट जब भी जहाँ पे होगा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी। अब हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके किसको प्रोड्यूस किया है, करंट को। ठीक है, तो ये था आपका पहला लेक्चर। वी होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।